गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का दिन, हम हैं डेनमार्क में, कोपेनहेगन में। और मैं बेसिकली आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ बहुत सारे डिफरेंट लोगों से जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि डेनमार्क में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कितनी बेनिफिशियल हैं। इसके लिए हम मिलेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से जो यहाँ पे सिटीजनशिप ले चुके हैं। हम मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट से जो कि कोपेनहेगन में अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। और हम यहाँ के लोकल सिटीजन से भी मिलेंगे जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल अपना नाम बना चुके हैं। तो इस टाइप के लोगों से मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि डेनमार्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी या नहीं रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं दिन को। और हमारी पहली मीटिंग होने वाली है हमारे बहुत ही पुराने मेरे जो फ्रेंड हैं चरणजीत मदान से, जो कि यहाँ पे 1980 से रह रहे हैं। उनके खुद के मल्टीपल बिजनेसेस हैं और उनकी फैमिली से भी काफ़ी लोग डेनमार्क में आके अपनी एजुकेशन ले चुके हैं, पहले पास में भी और आज भी लेते हैं। सो जानते हैं कि चरणजीत मदान का क्या कहना है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एज ए इंडियन सिटीज़न इन डेनमार्क। हेलो एवरीवन। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको, भी मिस्टर मदान से भी मीटिंग होने वाली है हमारी। तो मिस्टर चरणजीत मदान है यहाँ पे। उनको उनके जो उनकी इंडस्ट्री है, उनकी फैक्ट्री है, उसमें आया हूँ मैं। तो मिलते हैं एक बारी, उनसे डिस्कस करते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये उनकी एक फैक्ट्री है रिसाइकलिंग की। यहाँ पे गाड़ियाँ रिसाइकिल होती हैं बहुत। एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो कि काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे आए थे। हाँ जी सर, चलो जी, की हाल चाल। हाँ जी, मिलो जी चरणजीत मदान साहब से। सर व्यूअर्स ਨੂੰ हेलो कर दो, स्टूडेंट्स ਨੂੰ। हेलो जी। ਤੇ ਸਰ ਇਹ बताओ, थोड़ा हिंदी में बात करते हैं क्योंकि ना पंजाबी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर सकते हैं। ਸਾਡੇ व्यूअर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ हिंदी काफ़ी समझते हैं। तो सर कब आए थे डेनमार्क? मैं था 90s में। तो आपकी तो पूरी फैमिली में देखा यहाँ पे ही है। हाँ जी। तो ये बेसिकली ये जो 90 से लेके अब तक का सफ़र रहा, क्या अगर हम बात करें डेनमार्क में, ऐसा क्या था जो आपको डेनमार्क में रोक लिया यहाँ पे? क्योंकि यूरोप में तो आप कहीं जगह जा सकते थे, पर यूरोप में डेनमार्क ही क्यों? डेनमार्क ही पसंद आया था, डेनमार्क में आया था शुरू से। अच्छा। बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हम डेनमार्क के अंदर अभी एज एफ ना आपने बहुत सारे बिजनेस करे हैं यहाँ पे। आपने आपकी भी शॉप भी है, आपने भी स्क्रैप का भी करा है। तो इन सारे टाइम में आपने बिजनेस ही करा है या फिर जॉब्स भी करी है? नहीं, मैंने जॉब नहीं करी कभी नहीं करी। सो बेसिकली सारा एक्सपीरियंस जो है बिजनेस का ही है। बिजनेस की है। तो बेसिकली अब आपको हो गए हैं मेरे ख्याल से कितने? 32 ईयर्स हो गए ना। तो 32 साल आपने यहाँ पे जो है स्पेंड कर लिए हैं। और 32 साल स्पेंड करने के बाद अब आपने, हम मिले थे मेरे ख्याल 2004 में, है ना। तो हमें मिले हो गए आज 18 साल हमें हो गए मिले हुए। तो इन 18 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो क्रेज है बिजनेस करने का यहाँ पे, वो बढ़ता ही रहा है, वो कम नहीं हुआ। अगर कभी आपने ये फील नहीं करा कि भाई ये मैंने कभी बहुत लोग देखे हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं काम, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाया ही यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या क्या रहा बेसिकली? नहीं, मेरा शौक भी है मेरे को। अच्छा। मेरा शौक भी है करने का, काम करने का। अच्छा। तो बिजी रहने का भी शौक है, बिजी रहो बस, किसी काम में रहो। अच्छा, ठीक है। नहीं तो जो आइडिया आते रहते हैं, जो आइडिया मिलते रहते हैं, चलो वो कर लेते हैं किसी आइडिया में। ठीक है जी। बच्चे आपके एजुकेशन ली है आपने, उन्होंने डेनमार्क से ली है ना। और अब हम बात करते हैं कि 2004 से अब अगर हम बात करते हैं तो डेनमार्क काफी चेंज हो गया है ना। बहुत चेंज हो गया क्योंकि आई थिंक जब 2004 में मैं आया था तो हर चीज बड़ी इजी थी। उस टाइम पे मुझे याद है स्टूडेंट को अपना रेजिडेंस परमिट दिखाना था, उसको पैसे मिलते थे लोन के लिए भी, उसको मिलते थे अपना, हर चीज मिलती थी। पर स्टूडेंटों ने खराब कर दिया। ये बात भी बहुत सही बात है क्योंकि ये सही कह रहे हैं। क्योंकि पहले डेनमार्क के अंदर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, लेकिन उसके बाद जब अभी तरीके से चलो दिक्कत अभी भी नहीं है। अगर आप तरीके से चलो दिक्कत अभी भी नहीं है। ओके, तो अगर देखो क्लेवरी तो कहीं भी करोगे तो वहीं पे दंगो, चाहे जहाँ करो चाहे इंडिया करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 2004 की बात थी तो 2004 में मैं मानता हूँ हमारे पास लगभग उस समय 4-4,500 इंडियन लोग थे डेनमार्क में। हाँ, है ना। और उसके बाद आपने बताया कि भाई आज की डेट में अपना 14,000 प्लस हो गए। अब 14,000 प्लस है, यानी कि लगभग 3 गुना जो रजिस्टर्ड है। ठीक
ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि इतने लोग जो यहाँ पे आए हैं, बीच में यहाँ ग्रीन कार्ड सिस्टम चला, हाँ। जो कि 2009 और 2010 स्टूडेंट के बाद ग्रीन कार्ड चला, ठीक है। ग्रीन कार्ड के बाद फिर उसके बाद वर्क परमिट चल रहा है जितना आ रहा है सारा। और अब या तो स्टूडेंट आ रहा है या वर्क परमिट पे आ रहे हैं। पहले क्या सिंगल लोग आते थे, अब फैमिली भी डिपेंड होकर आ रहे हैं, सभी लोग फैमिली पे डिपेंडेंट भी हैं। बिल्कुल ठीक है, फैमिलीज आ रही हैं। बिल्कुल। अगर हम ये बात करते हैं कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, ये चीज देखी गई है, जब बच्चा डेनमार्क एक बार आ जाता है और अगर वो सक्सेसफुली पढ़ाई कर ले, अपनी एजुकेशन पूरी कर ले, तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज यहाँ पे लेबर को लेके थोड़ी शॉर्टेज है, स्किल लेबर को लेके, है ना। तो स्किल लेबर के आप सभी लेबर की शॉर्टेज यहाँ पे, जैसे आप नर्सेस लगा लो यहाँ पे, डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, ओके। अब जैसे आपका जो सर्कल है पूरा, आप बताया कि भाई आप मोस्टली जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो आईटी के लोग हैं, आपके साथ आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो आईटी को लेके डेनमार्क के अंदर हमेशा से बूम रहा है। ये मैं बूम आज से नहीं देख रहा, ये बूम मैं देख रहा हूँ 2004 से। हाँ, 2002 से आने शुरू हो गए थे। बिल्कुल, हम इस बारे में शाम को फिर बात करेंगे। कोपेनहेगन टेक्निकल एक डिजाइन स्कूल है आईटी का, जिसमें उला पुक्की जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि बहुत सालों से आईटी को पे काम कर रहे थे और अब वो उसको हेड करते हैं, तो इसको हम शाम को भी कवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि आईटी की, तो यहाँ पे आईटी के जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी नॉलेज है, जो टीसीएस से या विप्रो से अच्छा पढ़ाई कर काम करके आए हुए हैं, एक्सपीरियंस भी है उनके पास, अगर वो डेनमार्क में जॉब लेते हैं तो डेनमार्क में आईटी की एक अच्छी सैलरी क्या होगी? जो स्टार्टिंग में जो लोगों का पैकेज चल रहा है वो मेरे ख्याल 55,000 चल रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके। बाकी डिपेंड ऑन कंपनी पे, कैसे कंपनी से कैसे एग्री होते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, पूछते हैं सर डेनमार्क तो भेज रहे हो, पर वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, स्किल लेबर क्या है, किस पर्टिकुलर टाइप के लोगों को डेनमार्क जाना चाहिए? आई थिंक ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो अगर हम बात करते हैं, प्रधान सर ये बताओ अब कि अब आप इतने साल से यहाँ पे रहते हो, आपने हर तरह के लोग देखे हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, यहाँ पे बिजनेस भी करने आते होंगे, लेकिन अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं तो डेनमार्क के अंदर ऐसे कौन सी ट्रेड्स हैं जहाँ पे डेनमार्क को लोग चाहिए, जहाँ ज्यादा स्किल शॉर्टेज होती है? जैसे इनको नर्सेस चाहिए, जैसे। अच्छा जी, तो इंजीनियर्स भी चाहिए इनको। इंजीनियर चाहिए, नर्सें चाहिए, और किस टाइप के? आईटी के? आईटी तो चाहिए आईटी चाहिए, आईटी तो चाहिए ना। तो आईटी हो गई, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स की जरूरत है यहाँ पे? डॉक्टर की जरूरत है, अच्छा, मगर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कैसे करते हैं। तो जो नर्सें की बात करी हमने या आईटी की बात करी, ये तो मेरे ख्याल सारे स्कैंडिनेविया में चाहिए। इंजीनियर, नर्सेज और आईटी, ये तीनों चीजें आपको पूरे स्कैंडिनेविया में चाहिए, जिसके लिए मैंने बनाया था ब्लॉग, मैंने लिंक में डाला हुआ है कि अगर आपके पास, आप फिनलैंड पढ़ने आ रहे हो, तो इतनी हाई शॉर्टेज है कि उन्होंने पीआरबी लॉन्च कर दी है लोगों के लिए जो 4 साल वहां पर रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेनमार्क में अगर मैं एज ए मान लेता हूँ स्टूडेंट आता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और या मैं यहाँ पे काम करने आता हूँ, तो मान लीजिए मैं काम करने आता हूँ, अगर मैं काम करने आ रहा हूँ तो मुझे कितने साल यहाँ काम करना पड़ेगा कि मुझे पीआर मिल जाए यहाँ पे? वो तो अलग अलग है ना, इनका प्रोसीजर। डेनिश आप सीखते हो, कंफर्म ठीक है, क्या है, जो PD2 PD1 2 3 क्लियर कर लेते हो तो 4 साल बाद भी पहले अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि अगर मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं बेसिकली 4 साल बाद डेनिश लैंग्वेज क्लियर करने के बाद, मैंने क्लियर कर ली, और मैंने यहाँ पे 4 साल काम भी कर लिया, तो क्या मैं 4 साल बाद पीआर अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, या उस पे चले ना, वो नहीं है साइट आपकी न्यू टू डेनमार्क में, उसमें सारी चीजें और इन्फॉर्मेशन 4-5 साल में मिक्स है। तो 4 से 5 साल 4 के बाद अप्लाई करोगे, साल लगता है, 5 हो जाएंगे। तो 4 से 5 साल में आप यहाँ पे अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो, बशर्त ये है कि आपको डेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए और आपके पास जॉब होनी चाहिए, वो भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपके फील्ड से हो, जैसे कि आईटी में, इंजीनियरिंग में या नर्सेज में, यू नो, किसी भी शॉर्ट लेवल कैटेगरी में। और new2denmark.dk वेबसाइट है जहां पे आप ये चेक कर सकते हो कि शॉर्ट लेवल कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। सो 2004 से मैं चरणजीत प्रधान जी को जानता हूं, मैंने इनको देखा है काम करते हुए, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं। अभी इनके पास अपनी कियोस्क है, कियोस्क का मतलब होता है एक शॉप है, एक जनरल स्टोर है छोटा सा, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। प्लस सेकेंड थिंग, उसके बाद इन्होंने कार्स का बिजनेस करा, इन्होंने स्क्रैप का बिजनेस करा, तो अब जो इन्होंने फैक्ट्री खोली है पूरी, इसमें ये पूरा स्क्रैप बिजनेस कर रहे हैं और ये इंडिया में डेनमार्क से स्क्रैप लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एज ए
फॉरेनर भी आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, लेकिन कर सकते हैं, अलाउड है। देन यू ऑल्सो नो कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इनके बच्चों के जो एजुकेशन है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, क्योंकि वो डेनिश यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एजुकेशन वीज़ा पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो डेनमार्क, तो आपके बच्चों की, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एजुकेशन पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। मैं ट्रेन की वेट कर रहा था, तो मैंने एक हॉट चॉकलेट लिया है और मैंने यहाँ पे करे हैं हॉट चॉकलेट के 31 डैनिश क्रोन। सो अगर मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो समवेयर लाइक 350 रुपये से 350 रुपये के बीच में मैंने पे करा है इस हॉट चॉकलेट के लिए, जो कि हमें काइंड ऑफ अगर मैं बाकी कंट्री से कंपेयर करता हूँ, जर्मनी से कंपेयर करता हूँ, या मैं कंपेयर करता हूँ फ्रांस में पेरिस के साथ, या स्वीडन में स्टॉकहोम के साथ, सो जो प्राइस है वो काइंड ऑफ सेम है, राइट, प्लस माइनस 50 रुपीज़ आई कैन से। सो ये आपको थोड़ा सा जो है ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि कप ऑफ कॉफ़ी कितना कॉस्ट करती है डेनमार्क के अंदर। मदान जी के साथ हमारी मीटिंग बड़ी अच्छी रही, काफ़ी टाइम बाद उनको मिला मैं। बेसिकली कोरोना के बाद तो मैं डेनमार्क फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, कोरोना से पहले ही आया था, और उनको तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनकी कुछ और उनकी बिजनेस आइडियाज़ को समझा मैंने, और अब बेसिकली मैं अब जा रहा हूँ कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन में हम जा रहे हैं मिलने मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड उला पुक्की को, जो कि कोपेनहेगन डिज़ाइन स्कूल के हेड भी हैं, और उनसे डिस्कस करेंगे, बेसिकली चिट चैट करेंगे थोड़ी सी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके क्या डेवलपमेंट चल रही है, और जो न्यू पॉलिसी आई है, जो प्रोग्राम्स इन्होंने कैंसिल करे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एकेडमीज़ में, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, और थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक आईटी में उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन टू टेल अस अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन आईटी, इज इट वर्थ कमिंग टू डेनमार्क फॉर आईटी और नॉट। मैं अभी कोपेनहेगन सेंट्रल स्टेशन पहुंच चुका हूं। एक छोटा सा बड़ा आपको मैं पीस ऑफ एडवाइस देता हूं। जैसे ही आपने एयरपोर्ट से लैंड किया और आप डेनमार्क पहुंचे, तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्वियसली अगर आप कोपेनहेगन भी रहते हैं या आपने आगे किसी और शहर में जाना है, तो आपने सबसे पहले वहाँ से कोपेनहेगन एयरपोर्ट से कोपेनहेगन सेंट्रल की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने के बाद आप ये पीछे देखें सारे प्लेटफॉर्म से मेरे, आप इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है, वो ट्रेन यहाँ पे आपको ड्रॉप करेगी। यहाँ पे इस ट्रेन से उतरने के बाद, इन प्लेटफॉर्म के बाद आपने यहाँ से सारे प्लेटफॉर्म से ना ये स्टेज ऊपर जा रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ से जो ऊपर जाके क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि जो लोग कोपेनहेगन में रहेंगे वो सिर्फ कोपेनहेगन सिटी सेंटर में नहीं रहेंगे, क्योंकि कोपेनहेगन जो सेंट्रल स्टेशन है इसके आसपास तो अकोमोडेशन है ही नहीं, और जो है वो बहुत सुपर एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो हम जैसे कोपेनहेगन के साइड में जो एरियाज होते हैं सेंट्रल स्टेशन के, हमें वहाँ जाना है, तो कोई वाल्बी रहता है, कोई ग्लॉस्ट्रॉप रहता है, कोई क्यू रहता है, तो जहाँ भी आपने जाना है आपको वहाँ के लिए एस ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो कि आपको ऊपर आके दिखाई देगी। तो नीचे से मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपकी एस ट्रेन्स की पूरी लिस्ट है, ठीक है, कि कौन सी ट्रेन जो है एस ट्रेन, एस स्टॉक बोलते हैं इसको, एस ट्रेन शॉर्ट फॉर्म है, ये कौन सी वाली कहाँ जा रही है। तो ये बहुत सारी हैं, डिफरेंट जगह जा रही हैं। ये देखिए दूसरी स्क्रीन पे भी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इनका मैप मिल जाता है। ये मेट्रो नहीं है, ये ट्रेन्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप मैच कर लीजिए, आपको आपका घर जो है जहाँ आप रहने जा रहे हो, ऑब्वियसली आपकी जो अपार्टमेंट है वो पहले से सॉर्टेड है, तो आपको यहाँ से नियरेस्ट अपने अपार्टमेंट के जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। फिर ट्रेन स्टेशन से आप बस ले सकते हो आपके अपार्टमेंट तक, अगर वो थोड़ा दूर है, नहीं तो वॉकिंग डिस्टेंस भी जा सकते हो। तो ये कोपेनहेगन का सेंट्रल स्टेशन है, ये देखिए, यहाँ 7-Eleven है, ठीक है, और सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आते हो
आपने आके अगर डेनिश क्रोन चेंज नहीं कराए हैं, यहाँ पे डेनिश क्रोन भी चेंज करा सकते हो सेंट्रल स्टेशन पे। आप एयरपोर्ट भी करा सकते हो, वो पॉसिबिलिटी है। और अगर आपको क्योंकि डेनिश क्रोन यहाँ चाहिए आपको, और इंडिया से आते हुए डेनिश क्रोन्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे मोस्ट लाइकली, और मिलेंगे तो महंगे मिलेंगे। तो मैं सबको ये बोलता हूँ या तो आप यूरोज लेके आओ, या फिर आप बेसिकली डेबिट कार्ड तो लेके आओगे, लेकिन थोड़े से यूरो हमेशा हैंडी, थोड़ा इजी रहता है, यू नो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पूरी फॉरेक्स की शॉप है। तो आपने जैसे ही प्लेटफॉर्म से ऊपर आएंगे, किसी प्लेटफॉर्म से ऊपर आइए और एकदम राइट मुड़ना है आपने। तो ये आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे आप अपना मील ले सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। रेस्टोरेंट्स हैं, ये कैफ़ेज़ हैं। तो ये फॉरेक्स, यहाँ पे आप अपना चेंज कराएंगे यूरो टू डेनिश क्रोन, ठीक है। ये जगह है। सो एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा कैश तो रख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ठीक है, किसी बैंक से हो, इंटरनेशनल होना चाहिए, वो लेके आना है। क्योंकि यूरोप में मेजरली जितनी भी हमारी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ हो रहा है डिजिटल पेमेंट्स। कई जगहों पे तो कैश है ही नहीं बिल्कुल, राइट। मैं नीदरलैंड्स में गया था और मैंने अपना वहाँ पे वीडियो डाला भी है कि मैंने कुछ लिया सैंडविच खाने के लिए। उनने मुझे बोला हम कैश ले नहीं सकते, इससे कैशलेस स्टोर, मतलब आई हैव टू पे डिजिटली ओनली। सो अगर मेरे पास कार्ड नहीं होता तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती मुझे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू हैव योर डेबिट कार्ड्स एक्टिवेटेड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। कई स्टूडेंट्स डेबिट कार्ड ले आते हैं पर उनके कार्ड्स इंटरनेशनली एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। उनको भी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो कार्ड चलता नहीं है। फिर वो घर फ़ोन करते हैं, घर वाले बैंक में जाते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लें ऑनलाइन आने से पहले, किसी वेबसाइट पे कुछ परचेजिंग कर लें थोड़ी सी, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड इंटरनेशनली एक्टिवेटेड हो गया है ना, ताकि एक थोड़ा सा क्योस नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे आने के बाद। तो ये मैं बाहर आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन से, बुला पुक्की को मिलने जा रहा हूँ। और बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों, काफ़ी टाइम से चक्कर लगा ही नहीं। कोपेनहेगन में काफ़ी जगहें हैं देखने के लिए, बट आई बिलीव एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ बहुत ज़्यादा क्यू लगती है, खासकर क्रिसमस में और समर्स में। ये है आपका तिवोली। तिवोली एक अम्यूज़मेंट पार्क है, नॉट एग्जैक्टली अम्यूज़मेंट, बट यहाँ पे कुछ झूले भी हैं, यू नो, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। और यहाँ बहुत रश रहता है, खासकर वीकेंड, क्योंकि सैटरडे है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे देख रहा हूँ मैं आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो अगर आप डेनमार्क में आते हैं और आपको घूमने का मन है तो तिवोली को आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। मैंने भी मैं 2 बार गया हूँ अभी तक लाइफ अपनी, और अच्छी जगह है, एक बार देखना ज़रूर बनता है इसका। और इसके साथ ही ये लीगो का कंपनी है, टॉय कंपनी है, इनका ये एक बहुत ही प्रीमियम सेंटर है जहाँ पे आपको लीगोस के बारे में काफ़ी कुछ सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं और डिस्प्ले में हैं। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी ज़रूर एक बार विज़िट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर डेनमार्क तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, लिविंग कॉस्ट तो आपने बता दी हमारे को और हमने ऑनलाइन चेक भी कर ली, राइट, लेकिन जो फूड कॉस्ट है वो कितनी होगी? तो हर बंदे की अपनी एक डाइट होती है, अपना एक रूटीन होता है, तो हर एक की फूड कॉस्ट डिफरेंट होती है। तो मैं आपको आप दिखाने वाला हूँ कि डेनमार्क में एवरेज फूड कॉस्ट क्या है बेसिक चीज़ों की, ठीक है। सो आपका नेटो यहाँ का एक सुपरमार्केट है। हम चलेंगे नेटो के अंदर और देखेंगे कि क्या प्राइजेज़ हैं नेटो के अंदर बेसिक चीज़ों की। शुरुआत करेंगे, फ्रूट सेक्शन पहले है तो हम फ्रूट सेक्शन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे इटालियन एप्पल्स 2 क्रोन्स पर पीस, ठीक है। सो अगर 1 किलो में 5 पीस आएंगे
सो लगभग 10 क्रोन्स हो जाएगा इसका प्राइस, विच विल बी 120 रुपीज़ किलो। इटालियन एप्पल जो कि हमारे पास इंडिया में समवेयर वी गेट इट फॉर अराउंड 200 रुपीज़ अ किलो, so it's here 100 rupees a kilo. Let's say normal apples. A bag of normal apple, which is this, will be around about 22 crores, right? Grapes box, green one, see this one, is for 22 crores. A bag of kiwi is 15 crores. Okay. Of course, strawberry is an expensive fruit abhi kyunki it's strawberry season is gone, so it's like imported, so it's will be expensive. So pear 15 kron for 1 kg, around about 170 rupees, right? We have more apples for 15 crons for the apple here, around about 1.5 kilo. There are more apples here for 15 crons per kg, which means 150 rupees per kilo. You have breads. We have different kind of breads, but we'll check the basic bread. So the basic bread here is for 13 crons. Okay. And then you always have cheaper one also. You have for 7 crons. Okay. Coca-Cola Zero is for 13 crons. Ice cream local 29 kron. 30 kron. You can see, 39, depending upon the brand you want to buy. But you can buy it for 25 to 30 crons. Milk is 15 crons. Chicken drumsticks for 41 crons for 700 grams. Coffee for 34 crons. A bag of muesli 32 crons. मैं आ गया हूँ फ्रोजन सेक्शन में. So peas half kg 16 crons, right? If you want to buy some fruits which are frozen blueberries or strawberries, you can see 15 crons, 23 crons, 22 crons. That's the price, right? You want to have best mangoes, diced mangoes, frozen, 14 crons. So frozen stuff is always थोड़ा सा expensive होता ही है, right? Box of eggs 33 and 34, depending upon the variety you're buying. Yeah, small boxes for 22 crons. That's the price of 6 beer cans for 675. Of walnut 50 kron का है. Pringles का box 26 crons. So basically देखो एक्सपेंसिव तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम हर चीज़ को इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव लगेगा. लेकिन हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हम बात करते हैं स्पेन की, पोर्चुगल की, इटली की, तो उसके हिसाब से ये एक्सपेंसिव लगेगा आपको. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नॉर्वे की, फिनलैंड की, स्वीडन की, जर्मनी की, तो प्राइजेस जो हैं वो लगभग सेम ही आ रही हैं और काफ़ी हद तक सेम प्राइजेस हैं पूरे स्कैंडिनेविया में, क्योंकि चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कैसे प्लान करते हैं. लेकिन अब आपको एक आइडिया मिल गया है कि प्राइजेस क्या हो सकती है यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की. इफ़ यू आर इनटू गेमिंग, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ. ये गेमिंग पार्लर है कोपेनहेगन मेन स्ट्रीट पे. यहाँ पे ये आप देख रहे हो गेमिंग स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पे लोग आके हाई परफॉर्मेंस गेमिंग खेल सकते हैं. देखिए ये पर आवर के बेसिस पे है. 35 क्रोन्स पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होता है ये. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.